अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में अपना गैसेस वाला चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने जो है स्टेट ऑफ मैटर की तीनों स्टेट की जो है थोड़ा सा मैंने इंट्रो दे दिया था, ठीक है। और उनके डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप किस तरह से निकाले जाते हैं, किस पे बेस करते हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल दी थी। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस देख ली थी, ठीक है मैं हमने फर्स्ट लेक्चर में गैसेस के। अब ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम क्या देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखने जा रहे हैं थ्योरी, जो कि क्या है, कौन सी थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी जो है ये जो गैसेस वाला स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर है ना, गैस सॉलिड लिक्विड, इससे ना मतलब 4-5 MCQs आ ही जाते हैं, ठीक है। मतलब इन पूरे स्टेट ऑफ मैटर का जो चैप्टर है, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि यूज़ होता है किसको एक्सप्लेन करने के लिए, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है जो दी थी, एक तो ये थ्योरेटिकल मॉडल है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल नहीं है ये थ्योरेटिकल, ये बातें सारी जो है यहाँ अक्स की गई और यहाँ पे मेंशन की गई इस थ्योरी में, ठीक है। और दूसरा ये कि ये एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। ये थ्योरी का बेसिकली ये जो थ्योरी के जो पॉइंट्स है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अच्छा, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज बाय बर्नौली, और ये सबसे पहले किसने प्रपोज की थी, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे MCQs पॉइंट है कि बर्नौली ने प्रपोज की थी, ठीक है। 1738 याद रख लें या ना भी याद रखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रपोज जो की थी बर्नौली ने की थी, उसके बाद जो है डेवलप्ड बाद में जो है इसको डेवलप किया गया क्लोजियस ने, ठीक है। अच्छा, क्लार्क, मैक्सवेल और ये बॉल्ट्जमैन, ठीक है, वेंडरवॉल एंड अदर साइंटिस्ट, इनकी मदद से जो है डेवलप किया गया, ठीक है। अच्छा, इट इज़ बेस्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट। अब इसके कुछ पोस्टुलेट हैं, ठीक है। ये सारे नाम आपने याद रखने कि बाद में किसने किया था, पहले किसने किया था। अब पोस्टुलेट पे आते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट क्या कहते हैं हमें कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई जो गैसेस है ना, जो गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी जो गैसेस है ये कंसिस्ट का, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको जो स्क्रीन पे मैं बना रही हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। गैसेस लाइक हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गॉन हो गई, हैव मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब आप बोलेंगे कि मोनो एटॉमिक मीन, देखें इसकी ये नोबल फैमिली है। नोबल फैमिली में आपने देखा है कि इसकी वैलेंसीज फुल हो, मतलब इसमें जो है इसके जो इस टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होती, ठीक है। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं, मतलब बिल्कुल इस पर कोई चार्ज नहीं होता। नोबल गैसेस मतलब कि इसमें, ठीक है। तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबिलिटी होती है इनमें, ठीक है। तो इस वजह से इनको कहते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सो आपको पता है कि गैसेस जो है कंसिस्ट करते हैं टाइनी पार्टिकल्स, जिसे मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फर्स्ट पोस्टीरियर इनका ये था, और इन्होंने नोबल गैसेस को जो है कहा कि ये एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल है, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी है, ठीक है। सो इस वजह से इनको कहते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब सेकंड पोस्टीरियर जो था वो द गैस मॉलिक्यूल आर इन स्टेबल स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। अब आपने देखा है जिस तरह से मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर, अब इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि वो मोशंस में होते हैं, कॉलिजन हो रही होती है गैस मॉलिक्यूल की आपस में और कंटेनर्स की वॉल्स से, ठीक है, इस पिस्टन से भी, ठीक है। तो यही कहा था ना, तो ये वही बात कह रहे हैं कि वो ये थ्योरी से हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, वही बात हो गई कि वो एक दूसरे से भी टकराते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड चेंज दियर डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, जब ये दो मॉलिक्यूल इस तरह से आ रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ठीक है। टकराने के बाद ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ हर पोस्टुलेट के ना साथ साथ आपको डायग्राम के जरिए दिखा भी रही हूँ ताकि आपके जहन में फिक्स हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो MCQ जिस तरह से पूछते हैं वो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से 3 ऑप्शन तो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट होंगे, लेकिन जो चौथा होगा वो नहीं होगा। तो फिर आपने वो देखना होगा कि भी कौन सा इसमें नहीं है पोस्टुलेट, तो वो अभी जब भी तब आप पहचान पाएंगे जब आपने सही से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने समझा दिया। अब देखें तीसरा पोस्टुलेट, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब वो कह रहे हैं कि वही जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, वो किस वजह से, वो किस तरह से क्रिएट होता है, वो बेटा इस तरह से क्रिएट होता है जिस तरह से पहले ही मैंने बताया था कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं,
ठीक है, या इस कंटेनर की वॉल से जो कोलिजन होता है, ठीक है, इस पिस्टन से जो कोलिजन होता है, ठीक है, तो जब ये कोलिजन होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है। तो वही बात कह रहे हैं कि ऑल द कोलिजन द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू, जो प्रेशर होता है ना इस गैस का, वो किस वजह से क्रिएट हुआ होता है, वो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मतलब जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो मॉलिक्यूल की कोलिजन हो रही है ना, उसकी वजह से जो है प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है, इंटरनली। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट है कि ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ईथर अमंग देमसेल्व्स और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। ये आपको पता होना चाहिए, तो पता भी होगा कि जो कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, और जो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ हो रही होती है, ये क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, या इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगी कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क होता है। इलास्टिक में क्या होती है, इसमें एनर्जी, ठीक है, तो इलास्टिक में क्या होता है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है, मीन कांस्टेंट रहते हैं। जबकि इन इलास्टिक में क्या होता है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इन इलास्टिक में ये चीज़ होती है, बातें तो आपको पता होगी ना। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि बेटा जो मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल की जो कंटेनर की वॉल से जो टकराते हैं, जो कोलिजन होती है, जो आपस में वो करते हैं, तो वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब उसमें मोमेंटम और एनर्जी उनकी कंजर्व रह रही है, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, फिफ्थ पोस्टुलेट देखें, फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या है, क्या कह रहे हैं वो कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस मॉलिक्यूल आर वाइडली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कि भाई अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आप देखें, ठीक है, ऑर्डिनरी ये कंटेनर है, अब ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर है ना, ऑर्डिनरी मतलब जो आमतौर पे होता है, मीन रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ बच्चों को पता नहीं होती रीडिंग करने में, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। बेटा ऑर्डिनरी मीन आमतौर पर, जो आमतौर पर कौन सा होता है, रूम टेम्परेचर ही होगा ना। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम किसी सिलेंडर में, मतलब जैसे हम सिलेंडर भर के लाते हैं गैस के, तो उसमें क्या होता है कि अगर रूम टेम्परेचर हम गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो वो एक दूसरे से बहुत लंबे लंबे फासले पे होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ तो वो कह रहे हैं कि अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बात की जाए तो मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल प्रेशर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो गैस मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बहुत वाइडली सेपरेटेड हुए होते हैं, ठीक है। वो बाद में फिर मैंने बताया था कि अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूँ, ठीक है, मैंने ये पहले यहाँ पे था, ए पोजीशन पे था, अब मैंने बी पोजीशन पे उसे कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर इस पर लगाया है, प्रेशर मीन मैंने प्रेशर को बढ़ाया है। जब मैंने इस पर प्रेशर लगाया पिस्टन, तो अब ये देखें, ये मॉलिक्यूल जो पहले यहाँ फैले हुए थे ना, वो पूरे यहाँ आ गए, पूरे यहाँ आ गए। तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से जो वाइडली सेपरेटेड थे मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे के क्या आ गए, वो एक दूसरे के करीब आ गए। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गई, अब इनमें ज़्यादा कर दी गई। किस तरह से, जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, मीन जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से वो इन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, इसी वजह से इन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन्होंने बाकायदा ऑर्डिनरी मेंशन किया है कि भाई आम तौर जो पे प्रेशर और टेम्परेचर रहता है, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, कि वहाँ पे उस लेवल पे हम देखते हैं कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत वाइडली सेपरेटेड हुए होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं कि वो आपको बता रहे कि भाई किस लेवल पे देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो फिर बढ़ जाएंगे, कि मॉलिक्यूल दूसरे करीब आ जाएंगे। और अगर दूसरी एग्जांपल दूँ मैं, ठीक है, दूसरी एग्जांपल अगर दूँ, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ये है कि एक तो मैंने प्रेशर का बता दिया, दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं यहाँ से हीट देना स्टार्ट कर दूँ, अगर मैं यहाँ से हीट देना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है, या मैं हाँ हीट देना स्टार्ट कर दूंगी, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे में क्या हो, काइनेटिक एनर्जी मतलब गैस मॉलिक्यूल की हरकत ज़्यादा हो जाएगी। जब हरकत ज़्यादा होगी तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब वो दूर होंगी तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, दोबारा से कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर प्रेशर ज़्यादा किया जाए और टेम्परेचर को कम किया जाए, ठीक है, तो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इन सब से हमने क्या आक्स किया, अगर मैं साफ सुथरा यहाँ पे लिख दूँ कि बगैर प्रेशर, ये देखेंगे इस जो मैं लिख रही हूँ ना, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है, ये कोई ऐसे वैसे मैं आपको खेल नहीं खिला रही अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है गैस मॉलिक्यूल के दरमियान बढ़ जाएंगी,
ठीक है, मतलब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी। और अगर हम प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मीन जो मॉलिक्यूल है वो वाइडली सेपरेट हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। अगर मैं कलर चेंज करूँ तो यहाँ पे मॉलिक्यूल देखिए बहुत दूर दूर है, जबकि यहाँ पे सब करीब करीब आ गए, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, ये प्रेशर ज़्यादा कर दिया आपने, टेम्परेचर कम कर दिया। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है प्रेशर और टेम्परेचर का। इसी वजह से इस पोस्टुलेट में एक बात मेंशन की गई कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, फिर वो बाद में कंडीशन है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं, फिर वो क्या सिनेरियो भी मैंने बताया है। ठीक है, और वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये पोस्टुलेट समझ आ सके, क्योंकि बच्चे रट्टा लगाते हैं और रट्टे में जो है ना वो बस रट्टा लगाते ही रह जाते हैं। जब एमसीक्यूज आता है ना कॉन्सेप्चुअल, तो वो फंस जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई इस एक पोस्टुलेट में, क्योंकि मुझे पता है कि एमसीक्यूज में वो आपको घुमा देंगे। आप रट्टा तो लगा लेंगे, थ्योरी एग्जाम में तो पास हो जाएंगे, A+ ले आएंगे, लेकिन फिर एमसीक्यू में फंस जाते हैं ना बच्चे। अच्छा, उसके बाद आए ये 6 वाला पोस्टुलेट देखें, दे आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। अब ये कह रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो देखें, ये अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ना कुछ जो है ना वो वायलेशन भी की गई है ना, तो आई थिंक मतलब कुछ ऑब्जेक्शंस भी है। ठीक है, सो फिर मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगी कि वो कौन से यहाँ पे कौन से पोस्टुलेट है जिसमें ये गलती इन्होंने की है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ, साथ साथ में आपको गलतियाँ तो आपको खुद ही समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में बता रही हूँ। तो देखें, अब ये कह रहे हैं कि देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, 6 पोस्टुलेट की बात कर रही हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेट हुए होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने की बराबर है, ना होने की बराबर है ना। तो वही ये कह रहे हैं कि देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, होती तो हैं लेकिन मतलब ना, यहाँ पे नो लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों नो लिखा हुआ है, क्योंकि वो ना होने के बराबर है। खुद सोचिए, गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा वाइडली सेपरेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव या कोई रिपल्सिव फोर्सेस होती ही नहीं है। इसी वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसी वजह से तो दूर दूर है ना, क्योंकि उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। तो ये बात इन्होंने सही तो की है, लेकिन अगर यहाँ पे ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ना, अगर ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन कर देते कि भाई ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, तो ये बात ठीक होती, ये पोस्टुलेट ठीक होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर जिस तरह से 5th में किया था, इस तरह से मेंशन नहीं किया, तो ये पोस्टुलेट को आगे हम देखेंगे कि इसको फिर ऑब्जेक्शन के तौर पे लिया गया है। ठीक है, इस थ्योरी के क्यों, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को कम करते हैं, तो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से वो करीब करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में तो वो डेवलप्ड हो जाती है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो इस सिनेरियो जो है माइंड में होता है। तो इस वजह से हम इस पे ऑब्जेक्शन 6 पोस्टुलेट पे आगे देखेंगे ऑब्जेक्शन लगी हुई है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर इस 6 पोस्टुलेट के साथ ये लोग लगा देते ना कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये इनका सही होता। ठीक है, जिस तरह से हमने 5th में देखा कि यार हाँ, ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस मॉलिक्यूल तो एक दूसरे से बहुत फासले पे होते हैं, लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा करते हैं हम तो वो करीब करीब आ जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, और इनकेस वो लिक्विड फॉर्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए मैं बहुत अच्छा समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लाजमी रिप्लाई करूँगी। वैसे मैं पता है मैं मतलब इतना डीपली चली जाती हूँ कि आपको ना कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, और वो चीज़ जो मुझे लगता है कि बच्चे को एक बार समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने एकेडमीज़ जो लिए हैं, जो आप लोगों के पैसे सारे वेस्ट गए हैं, जो कोचिंग जो ट्यूशन्स लेते हैं उसमें इतना अच्छा नहीं समझाया जाता। तो वे जो भी चीज़ मुझे नहीं लगती है ना कि ये इस बच्चे के सर से गुजरने वाली है, तो उसको मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपने भी मुझे नोट किया होगा। ठीक है, जबकि ये मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यार एक मैं अपना टाइम दे रही हूँ, और बच्चे को अगर कुछ भी थोड़ा सा भी एरर आ रहा है ना, कहीं भी थोड़ा सा भी उसको मुश्किल पेश हो रही है, तो फिर मैं अपना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर हक अदा नहीं किया। तो काइंडली आप लोग भी अपना हक अदा करें, शेयरिंग लाजमी करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लेक्चर पसंद आता है, तो लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो उनके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनको। अच्छा, अब 7 पोस्टुलेट पे आ जाओ बेटा। 7 पोस्टुलेट क्या कहता है आपसे, है
7 postulate the actual volume of gas molecule is negligible as compared to volume of container. ठीक है, अब यहाँ पे भी इन्होंने, इस पे भी आप आगे देखेंगे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन कर देते ना तो ये सही होता। ठीक है, अब किस तरह से ये देखें, एक अगर मैं आपको बताऊँ, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड हुए हैं, आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये पिस्टन है। अच्छा, ये कंटेनर है, अब इसमें मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड हुए हो। अब ये इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना गैस का, वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आपको किस चीज़ का वॉल्यूम दिख रहा है, ये आपको कंटेनर दिख रहा है, ये कंटेनर है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कंटेनर है ना, इसका वॉल्यूम अगर हम इस कंटेनर का वॉल्यूम ले और इस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ले तो ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है इस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से। मतलब कंटेनर, हमने यही कहा ना कि गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता डेफिनेट, वही होता है जो उसके कंटेनर का होता है। ठीक है, वही शेप वो इख्तियार कर लेते हैं जो उस कंटेनर की होती है। यही पढ़ा था ना हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वही वॉल्यूम इख्तियार कर लेता है जो कंटेनर का होता है, वही शेप, तो वॉल्यूम वही इख्तियार कर लेता है, तो इस वजह से ये पोस्टुलेट ऐड किया गया कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है ना गैस मॉलिक्यूल का, वो बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। किसके कंपैरिजन में, कंटेनर के, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। इस कंटेनर से अगर हम कंपैरिजन करें गैस मॉलिक्यूल का तो वो ना होने के बराबर है। ठीक है, अब ये बात ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे तो सही है, लेकिन अगर इसी को अगर हम क्या करें, प्रेशर बढ़ा दें, अगर मैं जो है कलर चेंज करूं, ठीक है, अगर इसी को जो है क्या कर दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगी, मतलब जाहिर सी बात है प्रेशर लगेगा तो ये जो पिस्टन नीचे आके सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे गैदर कर लेगी। ठीक है, टुगेदर कर लेगी। अब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आ रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या आ रहे हैं, करीब, मीन इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अब बढ़ गई है। तो यहाँ पे अब हम नहीं कह सकते कि जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है वो नेग्लिजिबल है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे अब मॉलिक्यूल एक दूसरे करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो कि इंशाल्लाह मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो भी मैं आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ। और ये जो पोस्टुलेट में इतने अच्छे से एक आपको लेके चल रही हूँ ना, तो क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से आप लोग के एमसीक्यूज आने वाले हैं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आई नो कि आप लोगों ने ये जस्ट रट्टा लगाया होगा, अभी भी जो आपके 3 एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें भी आपने रट्टे से ही काम चलाया होगा, लेकिन चले पहले तो आपको नहीं पता था, अब तो आपको इस चैनल के बारे में पता चल गया। तो शेयरिंग लाजमी करनी है, ठीक है, सपोर्ट लाजमी करना है। और मैं अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ, लेकिन मैं हर वक्त मेरे जहन में बस आप लोगों का ख्याल रहता है कि यार बस किसी तरह से मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा दूँ। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम बहुत लेंथी टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट वाइज भी लेंगे इंशाल्लाह, वीकली टेस्ट तो हो ही रहे हैं। अच्छा, अब आप देख लें 7 तो हो गया। ठीक है, कि एक्चुअल वॉल्यूम बहुत ही ना होने के बराबर है भाई उस कंटेनर के वॉल्यूम से अगर कंपेयर किया जाए ना। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी मैंने आपसे क्या कहा, पहले जो एग्जाम्पल ली थी कि भाई अगर हम जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, मीन अगर उसकी कंटेनर को हम हीटअप करेंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उस मॉलिक्यूल की, इसका मतलब वो हरकत करेंगे, मूव करेंगे, तो इसका मतलब कि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, क्योंकि वो एक दूसरे से हरकत करेंगे, भागेंगे। ठीक है, तो ये सारा था कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो गैस मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, सो ये सारा था। अच्छा, उसके बाद ग्रेविटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया कि आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता गैस मॉलिक्यूल पे ना। अच्छा, तो ये बातें हो गई, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोजियस काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये क्लोजियस काइनेटिक गैस इक्वेशन इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इसने निकाला था। किस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्लोजियस डिराइव्ड ऑन द इक्वेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, इसने किसके लिए निकाली, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का इस्तेमाल किया इसने, और इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस से इसने किसकी इक्वेशन निकाली, प्रेशर की, प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन निकाली, इक्वेशन फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस, एंड डिड्यूस ऑल द गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और इसने क्या किया, इस
तमाम गैस लॉज को ना इसी डिड्यूस किया तमाम गैस लॉज को इसी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से, ठीक है। तो किस तरह से किया, सबसे पहले तो जो इसने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की मदद से प्रेशर ऑफ गैस की जो इक्वेशन निकाली थी वो ये वाली इक्वेशन है। अब ये इसकी बाकायदा डेरिवेशन है, फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पता होगा इसकी बाकायदा डेरिवेशन है, ड्राइव करना होता है, अपने लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एमकेट है, ये कोई आपका थ्योरी एग्जाम नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है जो इसने डेरिवेशन करके जो निकाली थी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से, किस तरह से इसने प्रेशर ऑफ गैस की जो ये इक्वेशन निकाली, तो ये बाकायदा डेरिवेशन है। तो फर्स्ट ईयर वाले थ्योरी एग्जाम में जो लिख कर आते हैं ना थ्योरी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो ये वो है। लेकिन यहाँ पे आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए एमकेट के लिहाज से, ठीक है। एमकेट के लिहाज से जस्ट फार्मूला पता होना चाहिए जो कि क्या है, PV 1/3 MnC²। अब ये P क्या है, V क्या है, P तो आपको पता है कि यार प्रेशर ऑफ गैस है, V पता है वॉल्यूम ऑफ गैस है, M स्मॉल m किसका है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। जो स्मॉल m है ना ये 1 मॉलिक्यूल है, ये बात याद रखना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस की बात की जा रही है। और जो n है ना वो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। अब देखें एक गैस मॉलिक्यूल का आपको मास पता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था ना मतलब n, उससे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास निकल जाएगा। तो इस वजह से n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब एक गैस मॉलिक्यूल का आपको मास पता है, बाकी टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तमाम गैस मॉलिक्यूल का एक कलेक्टिवली मास निकल जाएगा, ठीक है। और जो यू बार स्क्वायर लगा हुआ है ना ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है एमसीक्यूज में, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। आपको जो है इसमें जो है मतलब आपको बोल सकते हैं कि भाई क्लोजियस्ट काइनेटिक गैस इक्वेशन जो प्रेशर की निकालती है कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा, तो आपने इस पे टिक करना है, ठीक है। सो ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। और बाकी जो गैस लॉज इसने डिड्यूस किए थे काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से वो हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। सो गैस लॉज में अगर सबसे पहले हम देखें बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ को अगर हम देखें तो देखें बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। गैस लॉज को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कर लेंगे, ठीक है। सो तक कि थोड़ा सा मतलब बच्चे कहते हैं ना कि मैम शॉर्ट लेक्चर्स होते तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ भी ये सीन होता था कि मैं जो है ना मतलब ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं ना तो मैं पहले से ही डीमोटिवेट हो जाती कि यार इतने लॉन्ग लेक्चर देखने पड़ेंगे। जबकि एक लड़की का कमेंट भी आया था मेरे पास कि मैम आपके लेक्चर्स को तो हम ओपन करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब एंड हो गया, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ा रही होती हूँ ना आपको कभी भी मैं वो बोर ही नहीं होने देती अपने लेक्चर में, ठीक है। तो ये इस तरह से पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। बाकी यार पढ़ा देती हूँ, ठीक है। बॉयज़ लो चार्ज लो इसी में कंप्लीट कर लेते हैं ना कि ठीक है। अच्छा बॉयज़ लो क्या कहता है, बॉयज़ लॉ जो होता है ना, बॉयज़ लॉ डील्स विद द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। बेसिकली जो बॉयज़ लॉ है ये किस से डील करता है, ये आपको इफेक्ट बताता है। जो अप्लाइड प्रेशर है ना वॉल्यूम ऑफ अ गैस पे जो अप्लाइड किया जाता है प्रेशर, उसका इफेक्ट आपको बॉयज़ लॉ बताता है। तो ये बात तो आपको पता ही होगी ना। According to this law, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the applied pressure, ठीक है। जो वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ अ गैस, कोई भी आपको गैस दी गई और उसका वॉल्यूम जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा जो उस पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा। लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस वजह से ये एमसीक्यूज भी आया था बॉयज़ लॉ कि बॉयज़ लॉ जो है इसमें इसमें ये कांस्टेंट क्या होता है, तो इसमें हो देखिए टेम्परेचर फॉर थर्म, तो आइसोथर्म प्रोसेस है, ये आइसोथर्म प्रोसेस है। आइसोथर्म प्रोसेस मतलब आइसो मीन कांस्टेंट, ठीक है। आइसो क्या है, आइसो होता है सेम या कांस्टेंट के लिए, और थर्म होता है टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्म पे बेस करता है बॉयज़ लॉ, ठीक है। किस पे, आइसोथर्म पे बेस करता है बॉयज़ लॉ, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोथर्म, ठीक है। टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट बिकॉज इज कॉल्ड आइसोथर्म, ठीक है। आइसोथर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयज़ लॉ इज दिस द प्रोसेस। यार ये क्या हो रहा है, अचानक ही सब कुछ उड़ रहा जा रहा है। अच्छा तो अब आप समझ गए कि यार वॉल्यूम जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, अप्लाइड प्रेशर के। बॉयज़ लॉ आपको ये बता रहा है
ठीक है, यही बता रहा है ना। अब ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट ऐड करना है, और वो कांस्टेंट हमारा के है। जब हमने यहाँ पे के लगा दिया, ठीक है, जब हमने यहाँ पे के लगा दिया तो ये क्या बन गया, के अपॉन पी बन गया। ठीक है, अब पी यहाँ पे डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या नोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास जो है इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वी पी के लिए या पी वी के लिए, ठीक है, के, तो पी वी इज इक्वल टू के बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मतलब ये कांस्टेंट के बराबर है, इनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये मैंने वाईफाई ऑफ नहीं किया तो वो मैसेजेस शो हो ही जा रहे हैं ऊपर से। अच्छा, थ्रू अबव इक्वेशन बॉयज लो कैन ऑल्सो बी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वही बात मैंने अभी कही है कि बेटा इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट। प्रोवाइड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किप कांस्टेंट। अच्छा, इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होंगे, ये दो चीज़ें इसमें कांस्टेंट होगी। और अगर पूछा जाए कि कौन सा आइसोथर्म प्रोसेस पे बेस करता है, कौन सा लो, तो वो बेटा बॉयज लो है। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्म होता है टेम्परेचर, आइसो मीन कांस्टेंट। अगर आ जाए कि आइसो बार जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो अशार्स लो है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल तो दोनों जगह कांस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो डिफरेंस होता है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर में होता है। तो अब आप लोग को पता चलेगा कि यार बॉयज लो किस पे बेस करता है, कि कोई भी वॉल्यूम ऑफ गैस पे जो हम अप्लाइड प्रेशर अप्लाइड करते हैं प्रेशर, तो बेसिकली उसको डील करता है, उसके इफेक्ट को डील करता है। ठीक है, मीन इसकी इक्वेशन आपने कहा कि मैम दीना ने कहा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मीन प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। यही कहा ना मैंने यही कहा कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, के फॉर कांस्टेंट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन कांस्टेंट प्रोवाइड टेम्परेचर नंबर ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी यार किस तरह से कांस्टेंट होंगे, देखें यहाँ पे आपको ये एग्जांपल, ये कंटेनर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, कि इसमें जो है आपको प्रेशर कितना दिया है 2 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम आपको 1 dm³ दिया है। ठीक है, जब आप 2 × 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम का 2 एटमॉस्फेयर dm³। ठीक है, इस तरह से जो सेकंड कंटेनर का आपने किया, सेकंड कंटेनर में यहाँ पे तो आपको 2 प्रेशर दिया था और 1 वो दिया था, देखिए 2 प्रेशर था और 1 जो है इसका वॉल्यूम था। तो इसका जो है प्रोडक्ट जो आया वो कितना आया, 2 एटमॉस्फेयर dm³। अब सेकंड वाले का देखिए, उसमें 4 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, प्रेशर कितना है 4 है, और इसमें जो वॉल्यूम है वो कितना है, ½ dm³ है। देखिए वॉल्यूम ½ dm³ है, तो ये सेकंड वाले का है। ठीक है, तो सेकंड वाले का आप खुद देखें, जब आप प्रेशर की जगह रखेंगे 4 और वॉल्यूम की जगह आप रखेंगे ×½ तो इनका कॉस्ट क्या आएगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो 2 ही आ गया। देखिए पहले का भी 2 आया था, सेकंड वाले का भी 2 आ गया। तो इसका मतलब जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इस तरह से आप तीसरे का देख लें, तीसरे में आपको 6 एटमॉस्फेयर दिया है। ठीक है, 6 लगा लिया, और आपको जो वॉल्यूम है वो आपको 1/3 dm³ है, तो 3 1 × 3, 3 2 × 6, तो 2 एटमॉस्फेयर। तो आपको दिख रहा है ये सारे 2 2 आंसर आए। तीन कंटेनर में जब आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बॉयज़ लो की, ठीक है, तो आपने जब प्रेशर अलग लिया, वॉल्यूम अलग लिया हर कंटेनर का, और आखिर में आपने चेक किया कि यार इसका जो है प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमने जिस तरह से बॉयज़ लो कह रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम आएगा, तो वो आपने चेक करने के लिए 3 कंटेनर्स लिए, हर उसके प्रेशर अलग लिए, वॉल्यूम अलग लिए, और आखिर में आपने देख लिया कि हाँ प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है, जो खुद अभी आपने निकाल के देखा कि सबका 2 एटमॉस्फेयर dm³ ही आ रहा है। जबकि पहले का हमने प्रेशर 2 लिया था, दूसरे का 4 लिया था, तीसरे का 6 लिया था, वॉल्यूम 1 लिया था पहले का, फिर 1½ लिया था, फिर जो है क्यूब लिया था, ½ लिया था। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाता है हमारा बॉयज़ लो। अच्छा, अब थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉयज़ लो की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि भाई मैम दीना ने बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम कह लें या प्रेशर कह लें, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई इसमें पागल नहीं हो जाइएगा। बस ये बात याद रखें कि एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है, बॉयज़ लोग ये कहता है, भले आप प्रेशर इन्वर्स प्रोपोर्शन टू प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर दे वॉल्यूम के, या वॉल्यूम को इन्वर्स प्रोपोर्शन कर दे प्रेशर के, एक ही बात है। अच्छा, अब ये देखें, ग्राफ देख लें। अब यहाँ पे जो ग्राफ आपको शो हो रहे हैं, देखिए हमने तो देखा था कि भाई हम वाई एक्सेस पे जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और एक्स एक्सेस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन इसमें जो है ज़रूरी नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें चेंज हो सकता है क्योंकि आप लोग फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर लिया,
ठीक है। अब आपको हमें पता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि अब ये आपको क्या लग रहा है, ये ग्राफ ठीक है या नहीं, जल्दी से बताएं मुझे। हैं, देखिए अब ये इन्वर्स यहाँ पे क्या है, इन्वर्स है, इसका मतलब जब ये आगे जाएगा तो इसका मतलब ये कम होगा। जब भी वैल्यू यहाँ पे आगे जाएगी, जैसे प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रेशर ये क्या है, सॉरी प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बेटा वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, वॉल्यूम कम हो रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसे जाने से क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। बेटा आप ये भी तो देखें कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, तो जब इन्वर्स रिलेशन है तो यहाँ पे क्वांटिटी कम होगी, तो यहाँ इसका मतलब कि वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। अब सेकेंड वाला देखें, आपने खुद देखा कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है, वो बिल्कुल कांस्टेंट ही जा रहा था। मैं ज़रा ये नेट ऑफ कर दूं। ठीक है बेटा, आपने खुद देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो अभी मैंने आपको 3 कंटेनर्स की एग्जांपल लेके करवाया कि भाई प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा अब नीचे आपने प्रेशर रख दिया, ठीक है, अब वो इस तरह से ग्राफ शो कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी से बताएं। करेक्ट ही है ना, क्योंकि देखिए प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। प्रोडक्ट भले प्रेशर आप भले हमने देखा ऊपर के पहले हमने प्रेशर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 6 रखा, लेकिन उसका प्रोडक्ट सेम था जो कि 2 था। तो ये लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन यही शो कर रही है कि भाई प्रोडक्ट जो हमने ऊपर देखा कि वो 2 ही रहा, भले हमने प्रेशर चेंज करते रहे। ठीक है, तो वो ऐसे ही रहा। इस तरह से वो इसी ग्राफ को इस तरह से भी दे सकते हैं कि नीचे वॉल्यूम लिख सकते हैं, फिर भी ये स्ट्रेट ही होगा, क्योंकि ऊपर ही आपने देखा कि वॉल्यूम को भी जब हम चेंज कर रहे थे तो इसका जो प्रोडक्ट था वो 2 ही था, वो चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ये वाला ग्राफ देखें, अब इसमें वॉल्यूम रखा हुआ है और प्रेशर रखा हुआ है और इस तरह से शो किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कोई इन्वर्स का इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर इस तरह से रखा हुआ है, तो ये ग्राफ ठीक है। ठीक है, क्यों? अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ऊपर तो ये स्ट्रेट था। बेटा ऊपर इन्वर्स रिलेशन था, ये देख रहे हैं जो मैंने पहले समझाया था, वहाँ पे तो इन्वर्स रिलेशन था, अब यहाँ पे कोई इन्वर्स रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो है इनका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, ये सारी चीज़ें थी जो कि आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। और इसमें जो है, अच्छा ये तो मैंने समझा दिया तीसरा भी। अब चौथा वाला देख लें, चौथा वाला तो मैं भूल ही गई समझाना। चौथा वाला देखिए, प्रेशर रखा यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम रखा, इन्वर्स रिलेशन। अब यहाँ पे इन्होंने यूं शो किया हुआ है, तो बेटा इसमें से आप मुझे बताएं कि कौन सा जो है बॉयज़ लॉ की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, जल्दी से बताएं। ये चौथा वाला सही बताया आपने, चौथा वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या कह रहा है भाई, ये तो इस तरह से होना चाहिए ना, प्रेशर ये वाला करेक्ट है। ठीक है कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इन्वर्स रिलेशन में किस तरह से बढ़ सकता है, तो ये गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। तो वो इसी तरह से भी आपको एमसीक्यूज दे देगा। ठीक है, ये आपको एक एमसीक्यूज दिया हुआ है और वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बेटा इसमें से बताएं कि कौन सा बॉयज़ लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि ये भी ठीक है, मैम दीना ने समझा दिया मुझे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब सही ऑप्शन हमारा ये है। इसमें से यही पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बॉयज़ लॉ को, तो वो 4th है, डी ऑप्शन है। ठीक है, सो ये मैंने आपको आई होप कि समझ देखें, वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, हर तरह से लिहाज से, जिस तरह से एमसीक्यूज आते हैं एमकेट के लिहाज से, उस तरह से मैंने आपको समझाया, उसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और ग्राफ के थ्रू समझाया। ठीक है, और इसके बाद आपका काम है कि आप इसको इस लेक्चर देखने के बाद अपनी प्रोविंस की बुक को लाजमी रीड आउट करें, और जो होमवर्क दिया जाए, होमवर्क आपका यही है। देखें, एक जो होमवर्क है जो मुझे बार बार बताना नहीं पड़ता, वो यही कि आप अपनी प्रोविंस की बुक को रीडिंग करें और नोट्स बनाएं। बार बार मैं ये हर लेक्चर में बोल नहीं सकती। ठीक है, अच्छा अब चार्ल्स लॉ देख लें। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि अब चार्ल्स लॉ जो है वो कहता है कि वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जबकि बॉयज़ लॉ में आपने क्या देखा था कि उसमें देखा था कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वहाँ पे तो वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन था, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अच्छा इसमें जो कांस्टेंट है वो प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। इस वजह से अगर कहा जाए कि आइसोबार प्रोसेस कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चार्ल्स लॉ को करता है। बार मीन प्रेशर होता है, ठीक है, और जो आइसो होता है वो होता है कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंटली
जो प्रेशर जहाँ पे कांस्टेंट होता है वो चार्ल्स लॉ में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल तो दोनों जगह सेम कांस्टेंट ही रहते हैं, इस वजह से उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया। अब इसको अगर मैं समझाऊं कि ये किस तरह से कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके एग्जाम्पल दूँ, देखें ये एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ से आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, या इसमें गैस मॉलिक्यूल है, जब आप हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर देने से क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। एक तो बिल्कुल नहीं होती, ऊपर से आपने और ज़्यादा जो है उसको स्प्रेड आउट कर दिया उन मॉलिक्यूल्स को, तो जब आप स्प्रेड आउट कर देंगे तो वो मज़ीद उस कंटेनर का वॉल्यूम घेर लेंगे, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैंने ऊपर इस तरह से कोई यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दी थी, तो यार वो तो मुझे लगता है कि देने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं दे दूँ कि भाई ये इसमें जो मैंने कहा था ना कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो इसमें ये देख लें कि देखिए प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा या वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन ये कहता है। जैसे कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। जब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब ये यहाँ पे आ गया प्रेशर ना, मैंने क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ किया है, मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया, जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तो गैस मॉलिक्यूल पहले यहाँ पे थे, लेकिन अब यहाँ पे सारे आ गए हैं। मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करने से गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, इसका मतलब वॉल्यूम पहले जो इन्होंने इतना ज़्यादा घेरा था वो अब इतना ज़्यादा नहीं घेर पाए, बस अब इतना ज़्यादा घेर पाए क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो कम हो गया ना, पहले इतना था और अब इतना है, ठीक है। तो ये पहले इतना था, अब इतना है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा करने से। तो ये मैंने बॉयज़ लो की इस तरह से शायद नहीं समझाया था, तो अब शायद समझ आ गया हो। इसे समझाने की तो नीड नहीं थी, लेकिन चार्ल्स लो को समझा दिया तो मैंने कहा उसको भी समझा दूँ, ठीक है। तो चार्ल्स लो तो आपने देख लिया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको रीड आउट कर लेते हैं कि भाई बेसिकली चार्ल्स लो जो है ना डील्स करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम गैस, मतलब ये आपको टेम्परेचर का इफेक्ट बताता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि प्रेशर का इफेक्ट हमने देखा कि यार ऊपर हमने बॉयज़ लो में जब देखा कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रेशर का इफेक्ट आपने देखा वॉल्यूम ऑफ गैस पे। इस तरह से चार्ल्स लॉ आपको किसका इफेक्ट बता रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस पे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम करने से आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऊपर बॉयज़ लॉ में आपने क्या देखा था कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, यही देखा ना आपने। बाकायदा मैंने डायग्राम से भी आपको समझा दिया दोबारा से, ठीक है। तो अब यही जब आपने ये रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है, अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए आपने एक के कांस्टेंट लगाया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये के यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में है, इस इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम हो जाएगा के, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम जो है ना ये एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, ये बात याद रखिएगा। जिस तरह से आपने ऊपर देखा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल रहेगा, इस तरह से वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो वो है, अब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हमने इसके भी ग्राफ देख लेते हैं। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान अगर मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम रखूँ, टेम्परेचर रखूँ, और आपको मैम दीना ने बताया था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब डायरेक्ट रिलेशन है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यही है ना। तो करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, प्रेशर कांस्टेंट है इसमें। इस तरह से दूसरा ग्राफ देखें जो इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो है अगर मैं थोड़ा सा इसको रेस करूँ क्योंकि जगह नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन टाइम है, ठीक है, और नीचे जो है मैंने वॉल्यूम लगा दिया और इस तरह से शो किया हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि ये ठीक है या गलत है, जल्दी से मुझे वो कमेंट करें। जो अक्लमंद, जो बिल्कुल सही से सुन रहा होगा ना मेरे लेक्चर, वो बिल्कुल सही आंसर देगा कि जी मैम ये बिल्कुल करेक्ट है। वो क्यों, क्योंकि मैम अभी आपने बताया था कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। तो जब कांस्टेंट होगा तो ये बिल्कुल सीधा आएगा ना। जिस तरह से हमने ऊपर देखा था बॉयज़ लॉ में कि उसमें जो प्रोडक्ट था प्रेशर वॉल्यूम का वो बिल्कुल एक कांस्टेंट आ रहा था। इस तरह से जिस तरह से आपने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा, तो इस वजह से वो कांस्टेंटली शो हो रहा था ग्राफ में। इस तरह से आपने बताया कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, वो भी कांस्टेंटली शो होगा ग्राफ में, भले नीचे वॉल्यूम और प्रेशर को जो है बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, ठीक है। सो ये बात है सारी। अच्छा, ये तो हो गया।
यहाँ पे ये वही शो कर रहे हैं डायग्राम में कि यार टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की जब बढ़ेगी तो वो मॉलिक्यूल मज़ीद फैल जाएंगे, जब वो मज़ीद फैल जाएंगे तो वो मज़ीद जो है एक कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो एक दूसरे करीब करीब आएंगे तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी बात है जो कि मैंने आपको बता दी। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चार्ल्स लॉ बता दिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बता दी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, एमकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अलिफ बे पे सब कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया मैंने। मतलब वो सारी चीज़ें बता दी जो कि आपके पेपर में आएंगी, जो कि आप फंस सकते हैं। आप जब प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने के लिए बैठेंगे तब भी आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसीलिए मैम दीना हमें बार बार बता रही थी कि ये इस तरह से, ये इस तरह से, क्योंकि मैम को पता था कि ये आगे एमसीक्यूज में इस तरह से एमसीक्यूज उनको दिया जाएंगे कि वो फंस ना सके। तो पहले से मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरह से वो आपको कहाँ कहाँ जो है वो फंसा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया बॉयज़ लॉ में बताया कि यार प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, इस वजह से ये कांस्टेंट वैल्यू शो कर रही है, भले आप वॉल्यूम चेंज करें या भले आप प्रेशर चेंज करें। और मतलब यहाँ पे या तो वो वॉल्यूम भी रख सकते हैं या तो वो प्रेशर भी रख सकते हैं। ठीक है, भले वो वॉल्यूम को चेंज करते रहे या प्रेशर को चेंज करते रहे। जिस तरह से मैंने 3 कंटेनर के ऊपर एग्जाम्पल बताई थी, तो उसमें सबका जो प्रोडक्ट था वो 2 के ही बराबर आता, तो इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2 के ही बराबर है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो सबका कांस्टेंट ही आता है, भले उसमें वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है या प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम और प्रेशर यहाँ पे दोनों शो नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने और लिखा है, ये समझ आ रही है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और कि या तो वो वॉल्यूम को शो कर सकते हैं या प्रेशर को शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपको बॉयज़ में बताया था वो प्रेशर का बताया था। इस तरह से मैंने साथ बता भी दिया था कि वो वॉल्यूम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। खुद आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में देखा कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था, लेकिन उनका जो कांस्टेंट था वो 2 के बराबर ही था। इसी तरह से मैंने आपको चार्ल्स लॉ का बताया कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की रेशियो जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगी, भले यहाँ पे आप वॉल्यूम बढ़ाएं, इस तरह से भी वो दे सकते हैं, या वॉल्यूम की जगह और करके यहाँ पे वो प्रेशर लिख सकते हैं। मतलब और मैंने आपके लिए लिखा है, या तो इस तरह से प्रेशर देंगे या सिर्फ वॉल्यूम देंगे, लेकिन वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोबारा से बता दी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ग्राफ में तो आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर वो वाई एक्सिस पर रखा था, एक्स एक्सिस में सिर्फ वॉल्यूम था, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में टेम्परेचर था। तो बेटा सॉरी, मैंने अभी प्रेशर लिख दिया था टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर हो या वॉल्यूम हो, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से प्रेशर हो या वॉल्यूम हो, पीवी की जो वो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ग्राफ में। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट रहेगा, उसकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी क्यूरी लगती है, कुछ भी आपको परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी अच्छा समझा लिया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और वीकली टेस्ट के लिए अपने आपको प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, अभी आपके फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं, सो मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रख रहे होंगे और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयरिंग में कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है और मुझे दुआ खास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।